फिल्म की शुरुआत होती है एज़वान इजिप्ट को दिखाते हुए। एक आदमी और एक औरत अपनी छोटी बेटी लैला और दो बेटों के साथ अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उनके घर के अंदर चिड़िया मारी गई थी और ये एक तरह का साइन था कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है और वक्त आ चुका है। अब ये दोनों घर के सेलर में जाते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि घर असल में एक आधे धसे हुए काले पिरामिड के ऊपर बना हुआ था और वो पिरामिड के अंदर उतर जाते हैं, जहाँ पर एक काले रंग का ताबूत रखा गया था जिसको चेन्स की मदद से उठाया जाता है और उसके अंदर एक मम्मी रखी हुई थी, यानी कि पुराने वोल्केनो के पत्थर से बना हुआ ताबूत था ये। अब ताबूत को उठाने पर पहले तो उनको सुकून मिलता है कि अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन अचानक से जो मम्मी होती है वो हिलने लगती है और दिखती है और अचानक से एक सुपर नेचुरल फोर्स यहाँ पर इस आदमी को हुक से लटका कर खत्म कर देती है, जबकि इस आदमी की बीवी ये सब देखकर बस डर के मारे देख रही थी, यानी कि इस मम्मी के अंदर पक्का किसी खतरनाक चीज को कंटेन किया गया था जो कि अब आजाद होने के कगार पर था। अब दूसरी ओर कायरो इजिप्ट के अंदर चार्ली कैनन नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी लरीसा और उनके बच्चों केटी और सेबेस्टियन के साथ रहता है। अब जब लरीसा काम पर गई हुई थी तो चार्ली को खबर मिलती है कि उसको न्यूयॉर्क काम के लिए बुलाया गया है और वो वहीं पर शिफ्ट होंगे। ये खबर फोन पर वो लरीसा को देता है, जिसके चलते वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केटी को वही एज़वान वाली जो लेडी होती है वो मिलती है जो कि मैजिकल पावर्स रखा करती थी। वो लेडी जिसको अब से हम मैजिशियन बुलाएंगे, वो केटी से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड लैला की माँ है, यानी कि लैला पहले से केटी को जानती थी और वो उसको कैंडी देकर केटी को फेंस तक बुलाती है, फिर एक एप्पल देती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है, जिससे कि सेब के अंदर से एक कीड़ा निकलकर सीधा ही केटी के मुंह में चला जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इस कीड़े को देखकर आपको पक्का द ममी के ओरिजिनल ममी यानी कि द इमोटेप की याद आई होगी। एनीवेज बेहोश होने के बाद में ये मैजिशियन जो होती है वो केटी को किडनैप कर ले जाती है। अब तभी चार्ली को घर के अंदर से ढेर सारी वैसी चॉकलेट्स मिलती हैं जैसी मैजिशियन ने केटी को दी थी और इस बारे में सिर्फ सेबेस्टियन ही जानता था, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि केटी ने मना किया था। खैर चार्ली को अब कुछ आवाज आती है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन कायरो में भयानक सैंडस्टॉर्म आ गया था, यानी कि रेत का तूफान, जिसके चलते चार्ली जो होता है वो केटी को ढूंढ नहीं पाता और केटी लापता हो जाती है। खैर अब दोनों ही इस किडनैपिंग को रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पर स्टेशन में एक इंग्लिश बोलने वाली जूनियर डिटेक्टिव डालिया जाकी के साथ काम करते हैं, जबकि लीड डिटेक्टिव जो होता है वो पेरेंट्स के ऊपर शक कर रहा था, स्पेशली चार्ली के ऊपर, एज उसने पिछले जितने भी केस को देखा था, सॉल्व किया था, उसके अंदर मोस्टली पेरेंट्स का ही इसमें हाथ हुआ करता। मे बी द गर्ल एंगल वाज देयर, लेकिन यहाँ पर डालिया जाकी एक अच्छी ऑफिसर बनकर इसी डिपार्टमेंट के अंदर रहना चाहती थी और केसेस को सॉल्व करना चाहती थी। खैर सब कुछ किया जाता है, लेकिन केटी का कुछ भी अता पता नहीं चलता और बस इसी के साथ 8 साल बीत जाते हैं। खैर तभी हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी लरीसा, अपने बेटे सेबेस्टियन और उनकी तीसरी संतान मॉड के साथ में अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में लरीसा की कैथोलिक मां कार्मेन के घर में रहते हैं। और हम जानते हैं कि केटी गायब होने वक्त लरीसा प्रेग्नेंट थी, तो मॉड यहाँ पर उनकी तीसरी संतान थी। खैर तभी सीन जाता है एज़वान के डेजर्ट में, जहाँ पर एक टीनेजर साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके बैकग्राउंड में एक प्लेन क्रैश होता है और बहुत ही तेज धमाका हुआ था, जिसके चलते वो वहाँ पर जाता है। अब इस धमाके के अंदर 2 पायलट्स मारे गए थे जो कि काफी खौफनाक तरह से खत्म हुए थे और शॉकिंगली उस प्लेन क्रैश के अंदर से वही काला ताबूत निकलता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। खैर आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस ताबूत को स्कैन करते हैं जो कि 3000 साल पुराना था और वोल्केनो की एंशिएंट पत्थर से बना हुआ था और इतनी हाइट से गिरने के बावजूद पर एक खरोच तक नहीं आई थी, यानी कि समथिंग वाज प्रोटेक्टिंग दिस ताबूत, जो कि पक्का कोई शैतानी शक्ति हो सकती है। खैर वो ताबूत खोलते हैं और उसमें से मम्मीफाइड कीटी मिलती है, जी हाँ, जो कि एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस वाले पार्चमेंट पेपर में लिपटी हुई थी। जैसे ही कुछ पार्चमेंट पेपर हटाए जाते हैं कीटी जाग उठती है और उसके मुंह से वही कीड़ा भी बाहर आता है जो कि शुरुआत में एप्पल के अंदर से उसके मुंह में चला गया था। एंड शॉकिंगली केटी जिंदा थी, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक बात थी, एज 8 साल से केटी इसी ताबूत के अंदर बिना हवा पानी के, खाने पीने के और सनलाइट के जिंदा कैसे थी। खैर केटी जो होती है वो एक कैराडोनिक और शॉक स्टेट में होती है और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए उसको लगातार सेडेटिव्स के ऊपर रखा गया था। अब चार्ली के घर को दिखाया जाता है जहां पर बच्चों को शिकायत थी कि वो कभी बाहर घूमने नहीं जाते और जो कुछ हुआ था उससे वो दोनों ही अपने बाकी बच्चों को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए फाइनली आज लरीसा और चार्ली मॉड और सेबेस्टियन को घुमाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तभी उनको केटी की जिंदा होने की खबर कायरो से आती है, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश थे। केटी की हालत दोनों देखते हैं और हालत काफी खराब थी, उसकी स्किन पेल थी, ड्राई
गई थी, नाखून काफी लंबे और सख्त हो गए थे। सबसे बड़ी बात कि वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और बस वो सभी के ऊपर हमला करने पर तुली हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि उसने खुद की ही फीस पर खरोचने के निशान बना लिए थे, जिसके बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर बस यही कहते हैं कि ये सब कुछ पक्का ट्रॉमा की वजह से हुआ होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा है, लेकिन प्यार से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शैतान कभी प्यार से ठीक नहीं होते। एनीवेज, फिर भी चार्ली और लरीसा उसे घर ले जाने का फैसला कर लेते हैं। अब दूर से ही इन दोनों को ऑफिसर जाकी भी देख रही होती है, जिसके पास ये लोग 8 साल पहले गए थे। अब फैमिली केटी को उसके बेडरूम में ही रखती है, जो कि पहले फ्लोर पर था, और रूम को पहले से ही सजाया गया था, क्योंकि लरीसा अपनी बेटी को कभी भूल ही नहीं पाई थी। एक चीज और थी कि लरीसा केटी की इस हालत का जिम्मेदार मन ही मन में अपने पति को मना करती, एज उस दिन वो घर पर था जब केटी गायब हुई थी। अब लरीसा ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया था, एज वो खुद ही अपनी बेटी को संभालना चाहती थी। सबसे बड़ी बात ये कि व्हील चेयर पर बैठा कर केटी को ऊपर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि केटी का बर्ताव अजीब सा और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। वो रात को अपने कमरे से निकल जाती है और घर के वैन्स में से इधर उधर भागने लगती है। वैन से सारे रूम कनेक्टेड थे और वो किसी जानवर जैसे चल रही थी, चूहे जानवर खा रही थी। और इसी के चलते चार्ली ने अब सारे के सारे वैन्स को स्क्रूज के जरिए सील कर दिया था। सबसे बड़ी बात कि इनके घर के आसपास कायोटीज वगैरह भी घूम रहे थे, भेड़िए भी घूम रहे थे, जो कि दर्शाता है कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी शक्ति इन्वॉल्व हो रखी थी। एनीवेज, कार्मेन ये सब देखकर केटी के सामने प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन केटी अब पहली बार इससे रिएक्ट करती है जैसे कि उसको तकलीफ हो रही हो, और वो अपनी ही नानी की नाक तोड़ देती है, जिससे कि सभी शॉक्ड रह गए थे, और फिर उसको सेडेटिव्स देकर शांत किया जाता है। अब एक बार लरीसा और कार्मेन जो होते हैं वो केटी के नाखूनों को काटने की कोशिश कर रहे थे, एज उसके पैर का नाखून काफी बड़ा हो गया था और काफी स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन गलती से उसकी स्किन का टुकड़ा और स्किन निकल जाती है। इस पर केटी खुद को जाकर स्टैब करने लगती है जब तक उसे सेपरेट ना किया जाए। ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैर से खुद के अंदर से कुछ खरोच कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। तो अब पता चलता है कि स्टार्टिंग में उसने अपने फीस के ऊपर भी क्यों खरोचा था, शायद से वो कुछ तो बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट चार्ली केटी के रूम के रग के नीचे ये देखता ही कुछ चिपचिपा सा लिक्विड लगा हुआ था, जिससे कि लकड़ी वाला जो फ्लोर था वो गल सा रहा होता है। यानी कि ये सब बहुत ही भयानक चीज थी जो कि इनके घर में कट रही थी, और चार्ली को इसका अंदाजा हो चुका था कि ये वो केटी नहीं है जो कि 8 साल पहले गायब हुई थी। केटी के साथ इन बीते 8 सालों में कुछ तो अलग हुआ था। खैर, केटी की माँ जितना भी चाहे उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हमेशा थकी रहती है, जैसे कि उसके शरीर के अंदर जान ही ना हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी शक्ति उसके अंदर है वो उसको उठने नहीं दे रही थी। खैर, चार्ली केटी के बैंडेजेस पर लिखे हुए स्क्रिप्चर्स को नोटिस करता है, जो कि किसी चमनी या फिर पार्चमेंट टाइप के पेपर पर लिखे गए थे। ताबूत की जो फोटोग्राफ थी उसके जो स्क्रिप्चर्स थे वो भी बिल्कुल सेम टू सेम थे, यानी कि केटी जो कुछ भी खरोच कर निकालने की कोशिश कर रही थी वो यही स्क्रिप्चर्स थे। अब जवाब पाने के लिए चार्ली वहीं के कम्युनिटी कॉलेज के एक आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये एक एंशिएंट डीमन नज़मेरियन है, क्योंकि इस स्क्रिप्चर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसके ऊपर ये शब्द सेम बार आया है, और ये प्रोटेक्शन स्क्रिप्चर्स हैं। नज़मेरेनियन जो है वो जीसस क्राइस्ट से भी पहले का डीमन है और 3000 साल पुराना है, और इसलिए ही ताबूत भी 3000 साल पहले का था। नज़मेरेनियन डीमन जो है वो फैमिलीज को और कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय करता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर कंट्रोल करता है, लेकिन बाद में एक ममिफिकेशन रिचुअल के जरिए उसको कंट्रोल में करा गया था, क्योंकि अचानक से नज़मेरेनियन का नाम जैसे गायब सा हो गया। और अब जाकर प्रोफेसर को समझ आता है कि ऐसा कैसे हुआ था, और इसे रिचुअल के जरिए यानी कि ये सब कुछ सच है, जहाँ पर ये जो कुछ भी स्क्रिप्चर वाली रैपिंग्स है उनको लिविंग बॉडी की स्किन में एम्बेड करा जाता है, और जितनी स्क्रिप्चर हटाई जाती है डीमन उतना पावरफुल होता जाता है। यानी कि ये स्क्रिप्चर्स इविल को शक्तिहीन रखने के लिए थे। बेसिकली केटी से पहले जो लड़का था उसके अंदर भी नज़मेरेनियन डीमन को डाला गया था, और केटी के अंदर भी यही डीमन मौजूद है, विच एक्सप्लेन्स की फैमिली के अंदर इतनी दिक्कत अचानक से क्यों आ रही थी, क्यों लरीसा और चार्ली की लड़ाई हो रही थी, दोनोों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। इनफैक्ट चार्ली ने कहा भी था कि केटी को कहीं और दूर भेज देते हैं, कुछ तो गलत है, लेकिन लरीसा इस बात पर भी चार्ली से लड़ाई कर लेती है और इनडायरेक्टली कहती है कि सारी गलती उसकी थी। लेकिन इस बात पर चार्ली अपनी बीवी से ये बोलता है कि वो तो खाली एक दिन घर पर था, उससे पहले तो हमेशा वही घर पर रहा करती थी, तो उसके रहते लरीसा को ये बात कैसे पता नहीं चली कि केटी किससे चॉकलेट्स ले रही है, किससे मिल रही है। अब हमको एक चीज और पता लगती है कि किडनैपिंग से पहले केटी ने गर्ल स्काउट्स में मोर्स कोड सीखा था। तो चार्ली अपनी बेटी के सामने बैठकर रो रहा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है कि वो उसको बचा नहीं पाया। तो शायद उसके अंदर की केटी अचानक से जाग उठती है, वो कुछ बोल तो नहीं पाती, लेकिन तभी उसकी पजल्ड हुई बॉडी दांतों से क्लियरिंग साउंड से मैसेजेस देने लगती है। चार्ली इस पैटर्न को नोट करता है और केटी के बॉक्स से मोर्स कोड को निकाल कर लाता है, और उससे उसको एक नाम मिलता है जो कि था लैला। अब इस बात को चार्ली ऑफिसर डालिया जाकी को बताता है।
खैर चार्ली जाकी को सब कुछ याद दिलाता है और उस पर गुस्सा करता है कि उस दिन आप लोगों ने मुझ पर ही शक किया था, लेकिन जाकी का कहना था कि ये उसके सीनियर की राय थी ना कि उसकी। लेकिन आज उसके सीनियर जिंदा नहीं है और अब वो इंचार्ज है और उसने ढेर सारे केस सॉल्व किए हैं, लेकिन जिंदा लोग ज्यादा नहीं मिलते और वो केटी ये किडनैपर का पता जरूर लगाएगी, ये उसका वादा है। वो अपने सीनियर से काफी अलग है। चार्ली बस यहाँ पर ये जानना चाहता था कि 8 साल पहले उसकी बेटी के साथ हुआ क्या, क्योंकि उसके शरीर से स्क्रिप्चर्स का गिरना और ये इतनी पुरानी भाषा है और उसके ऊपर ये क्या कर रही थी। सबसे बड़ी बात कि उसकी बेटी ताबूत में क्यों थी। खैर लैला का नाम सुनकर तो जाकी ये पूछती है कि इजिप्ट के अंदर हजारों लैला होंगी, फुल नेम उसको चाहिए होगा। इसके चलते जाकी ये कहती है कि कोई तो नाम उसको याद होगा, उसकी कोई पुरानी फ्रेंड या फिर केटी कोई पुरानी दोस्त, कोई पुराना लेटर आया हो जिससे कि कोई तो नाम कोई तो हिंट उनको मिल पाएगा। खैर तभी चार्ली डिस्परेट होकर पुराने लेटर्स को ट्रंक में सर्च करता है और इजिप्ट से आया हुआ एक कार्ड उसको मिलता है जो कि लैला खली का होता है और उसमें वही कैंडी होती है जिससे केटी को ल्योर करा गया था। यानी कि केटी से सीक्रेटली फ्रेंडशिप लैला से उसकी माँ मैजिशियन ने करवाई थी ताकि नज़मेरेनियन के लिए एक नया शरीर, एक वैसा ढूंढना जा सके। खैर अब चार्ली जो होता है वो डालिया जाकी को फुल नेम बता देता है जो कि था लैला खलील, जो कि कायरो में उस एड्रेस को ट्रेस करती है और उसकी तरफ से काफी सारे लेटर्स ऑलरेडी भेजे गए थे। लेटर के अंदर सॉरी भी लिखा गया था कि वो किटी के साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी, मीनिंग कि सब कुछ प्री प्लान था और लैला इसका पार्ट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उससे ये करवाया था, यानी कि उसी मैजिशियन ने। खैर जाकी को पता चलता है कि इस नाम की लड़की का घर तो रेगिस्तान के बीचों बीच है, यहाँ पर हरियाली है जो कि कुछ से तो नहीं हो सकता और बस लाकी समझ जाती है कि वही किडनैपर है और वो यहीं पर है। अब वो अकेली ही एजवान जाती है लैला की माँ के घर पर, जो कि शॉकिंगली वही स्टार्टिंग वाली लोकेशन थी। यानी कि ये लोग कितने खतरनाक थे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इनको खौफ नहीं था। खैर जो लोग नज़मेरेनियन डीमन को कैद कर रहे होते हैं तो उनके लिए डर क्या ही होगा। एनीवे जाकी को घर के अंदर कोई नहीं मिलता तो वो सर्च करती है तो उसको वहाँ पर वही ब्लैक पिरामिड डिस्कवर होता है। वो बेसमेंट के अंदर भी जाती है जहाँ पर उसको उसी ताबूत के होने के ट्रेसेस मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो रखा गया था, लेकिन बस एक चीज क्लियर नहीं होती कि उस ताबूत को प्लेन में रखकर इन लोगों ने भेजा क्यों। या तो ये लोग अब लोकेशन चेंज करने की फिराक में थे, लेकिन डीमन यहाँ से कहीं दूर जाना नहीं चाहता और फिर उसने प्लेन क्रैश करवा दिया। अदरवाइज ये लोग इतनी खतरनाक मम्मी और नज़मेरेनियन डीमन को दूर क्यों भेजते, जबकि ये उसकी शक्ति जानते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको चुरा लिया होगा। एनीवेज मैजिशियन के हस्बैंड को शक्तिहीन नज़मेरेनियन ने ऐसे ही खत्म कर दिया था, तो सोचो कि फुल पावर में आया तो वो क्या ही कर देता। खैर अब हम देखते हैं कि मैजिशियन जो होती है वो कार चलाकर घर लौट रही थी। घर आकर वो देखते हैं कि बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई है, तो वो किचन में जाकर एक बहुत ही खतरनाक तेज वाला हथियार लेकर आती है और यहाँ पर जाकी के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन जाकी जो होती है वो मैजिशियन को शूट कर देती है। अब इसी दौरान लैला भी घर आती है जो कि जाकी को देखते ही डर के मारे भागने लगती है और एक क्लिफ पर जाकर कुछ तो खोदने लगती है जो कि केटी नाम का बक्सा था और वो जाकी को एक VHS टेप देती है जिसका लेबल केटी होता है। यानी कि केटी के साथ क्या हुआ था वो इसी घर के अंदर था, इसी टेप के अंदर मौजूद था। दूसरी ओर घर पर ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे केटी के बैंडेजेस यानी कि वो स्क्रिप्चर्स गिर रहे थे, डीमन और भी पावरफुल हो रहा था, क्योंकि डीमन का मकसद यही था और इसलिए इतने दिन से वो शांत था। उसकी शक्ति को इन स्क्रिप्चर्स ने रोका हुआ था और वो खुद से एक एक करके इन स्क्रिप्चर्स को गिरा रही थी। अब एक रात जब मॉड सुसु करने उठती है तो केटी अपने रूम से ही मॉड से बात करती है। जी हाँ, और ये पहली बार था जब केटी के अंदर के डीमन ने किसी से बात करी, यानी कि मॉड से। अब मॉड के अंदर को जो डीमन होता है वो केटी की आवाज में ये कहने लगता है कि वो भी बिल्कुल उसी उम्र की है जब केटी गायब हुई थी और वो अपनी छोटी बहन से ढेर सारी बातें करना चाहती है। तभी अचानक से वो दरवाजे के नीचे से अपनी जीभ से मॉड के पैर चाटने लगती है, जिससे कि मॉड डर कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीमन ने मॉड को हवा में उठाकर दरवाजे के पास खींच लिया था और वो कुछ चैंटिंग कर रही थी। वो उसको परेश कर लेती है जिससे कि अब वो उसको मैनिपुलेट करने लगती है, यानी कि डीमन अब यहाँ मॉड को मैनिपुलेट करेगा। डीमन अब सेबेस्टियन के माइंड को भी मैनिपुलेट करने लगता है। खैर अब एक दिन जब कार्मेन केटी के लिए प्रे कर रही होती है तो केटी उसके ऊपर वायलेंटली हमला करती है और तब जाकर वो कुछ बोलती भी है और कार्मेन की ही रोजरी, बीडमाला और होली क्रॉस से लटकाकर उसको विंडो से बाहर फेंक देती है, जहाँ पर वो सीधा जाकर चार्ली की कार से टकरा जाती है, जहाँ पर ढेर सारे कायोटीज होते हैं जो कि वो उसको खा जाते हैं। और ये नजारा देखकर तो मॉड बहुत खुश थी, एज वो परस्ट हो रखी थी। इनफैक्ट यहाँ पर हुआ ये था कि स्कूल के अंदर मॉड ने अपनी टीचर को गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जिसके चलती उसके पिता को वहाँ बुलाया गया था और जैसे ही वो घर आए थे तो उसकी नानी को डीमन ने कार पे फेंक दिया और वहाँ पर जो कायोटीज होते हैं उनको जिंदा ही वो खा गए थे। और हाँ, ये नजारा लरीसा खुद केटी के रूम के अंदर आकर विंडो से देखती है और उसको भी अब केटी से डर लगने लगा था। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो जो विंडो टूटी थी वो बिल्कुल यहाँ पर होली क्रॉस की ही शेप में टूटी थी, यानी कि अगर उस विंडो के ऊपर होली क्रॉस का सिंबल फिट करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, जो कि यहाँ पर एक मौकरी थी डीमन के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि केटी यहाँ पर अचानक से शांति
सो रही थी जैसे कि उसने कभी कुछ किया ही ना हो। खैर अब कार्मन के फ्यूनरल को रखा जाता है जहाँ पर मॉड पोजीशन में अपने ही दांतों को उखाड़ लेती है और खून भरे थूक को खाने में फेंक देती है और इस खाने को कार्मन की फ्रेंड्स खा रही थी। अब केटी के रूम के अंदर जो फ्लोर गल रहा था, जो चिपचिपी चीज यहाँ पर चार्ली को रख के नीचे मिली थी, वो असल में डीमन की ही करामात थी। एस केटी के शरीर के अंदर खून नहीं बल्कि तेजाब बह रहा था। ऑब्वियस ही बात है उसके शरीर के अंदर डीमन था। खैर अब हम देखते हैं कि मॉड ने पोजीशन में आकर अपनी नानी के ही नकली दांतों को लगा लिया था, जो कि दर्शाता है कि डीमन सबको मॉक कर रहा था और तभी वो एक गेस्ट के कान को काट कर अलग कर देती है और इतने में ही केटी अपने कमरे से निकलकर उसकी लाश के अंदर से जो फ्लूइड होता है उसको पी रही होती है, जिसको असल में शरीर को सड़ने से बचाने के लिए डाला जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक केटी के शरीर के अंदर नज़्मेरेनियन डीमन है तब तक उसकी बॉडी भी सड़ रही थी और उसको बचाने के लिए डीमन ने ये लिक्विड पिया था और उसको शक्ति चाहिए थी। अब इन सब के चलते होता यह है कि केटी को कैद कर दिया जाता है और फाइनली लरीसा समझ गई थी कि हाँ केटी गलत है, उसके अंदर पक्का कोई शैतान है और इस शैतान ने मॉड, सेबेस्टियन सबको पलस कर लिया था और लरीसा की माँ का फ्यूनरल भी नहीं होने दिया। अब दूसरी ओर घर आकर जाकी केटी वाली टेप देखती है जिसके अंदर प्रॉपर साउंड तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना पता लग रहा होता है कि हाँ यहाँ पर किसी रिचुअल को दर्शाया गया है। परेशान होकर जाकी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लैला खलील को लेकर आई थी, जो कि उससे सब कुछ बोलने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि लैला की माँ ने उसकी जीभ भी काट दी थी ताकि वो किसी को कुछ भी बता ना पाए। तो वो अपने मन की बात लिखकर बताती है, जिसको देखते ही जाकी शॉक्ड हो गई थी और वो लगातार चार्ली को फोन करने लगती है। उसको फाइनली सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली भत्ते। अब फाइनली जाकी जो होती है वो न्यू मैक्सिको डेट के साथ आ गई थी और इस रिचुअल को चार्ली और लरीसा मिलकर देखते हैं। वहाँ पर जो बाजा चल रही होती है उसको ट्रांसलेट यहाँ पर जाकी कर रही थी। इसके अंदर मेडिशन ये बताती है कि नज़्मेरेनियन डीमन को कैद करने का काम उसके पूर्वज 3000 साल से करते आ रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है आने वाली जनरेशन के लिए कि कैसे इसे शुरू करना है और कैसे डीमन को कैद करना है ताकि आगे कुछ भी गलत ना हो और डीमन हमेशा कैद रहे। और उसका ये कहना था कि ये उनका 82nd ममीफिकेशन होने वाला है, यानी कि ममीफिकेशन रिचुअल। और केटी यहाँ पर 82nd इंसान होगी जिस पर यह रिचुअल किया जा रहा है। मैजिशियन ये कहती है कि वैसे तो कोई भी शरीर चलता है, लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा उतना सही रहेगा ताकि शरीर लंबा चले और बार बार इस रिचुअल को करने की जरूरत ना पड़े। पिछला जो लड़का था जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था ताबूत के अंदर, वो बहुत साल पहले इनके परिवार ने यानी कि मैजिशियन की शायद माँ ने किया होगा, यानी कि उसके अंदर भी नज़्मेरेनियन डीमन को डाला गया होगा। खैर तभी वीडियो टेप के अंदर केटी दिखाई जाती है जो कि बेचारी बार बार बस मम्मी पापा के पास जाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट करी जा रही थी। वो बहुत ही डरी सहमी हुई थी एज वो तो बस दोस्ती में फंस गई, लेकिन मैजिशियन ये कहती है कि मुझे माफ करना मेरी बच्ची, ये सब बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी फैमिली के लोग होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं वो सभी लोग लकड़ी के बने हुए मास्क पहनते हैं ताकि डीमन उनके अंदर ना जाए। शायद उनके ऊपर भी प्रोटेक्शन स्पेस बनाए गए थे। तभी केटी को इस ताबूत के जस्ट ऊपर लटका दिया जाता है और नीचे वही पुराना होस्ट होता है जिसके अंदर फिलहाल नज़्मेरेनियन डीमन था। ढेर सारी चैंटिंग रिपीट करी जाती है जो कि काफी शॉर्ट सी होती है और बस तभी अचानक से बेचारी डरी हुई केटी के अंदर यह डीमन ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके शरीर के ऊपर स्किन के साथ वही प्रोटेक्शन स्क्रिप्चर्स लगा दिए गए थे और फिर उसको ताबूत के अंदर रखकर ऊपर से भी कई सारे स्क्रिप्चर्स रख दिए जाते हैं जिससे कि ये रिचुअल पूरा हो गया था। और बस केटी के साथ ये सब हुआ था और 8 साल से केटी यहीं पर कैद थी। लेकिन मूवी के अंदर ये बात क्लियर नहीं करी गई कि क्यों इस ताबूत को कहीं पर लेकर जाया जा रहा था। 2 चीज हो सकती है कि या तो ये चोरी करके तस्करी करी गई थी या फिर ये लोग कहीं और जाने वाले थे एज अब ये लोकेशन सेफ नहीं थी, क्योंकि डीमन को कैद करने वाले शैतान को जानबूझकर तो दुनिया में नहीं छोड़ा जाएगा। सो बेसिकली मैजिशियन एक एंशिएंट कल्ट का हिस्सा थी जो कि डीमन को कंट्रोल में रखने के लिए लिविंग होस्ट का सेक्रीफाइस करती थी और जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के ऊपर ढेर सारे प्रोटेक्शन स्पेल्स और स्क्रिप्चर जो होता है उनको रैप करा जाता है और ये तब तक होता है जब तक कि होस्ट नेचुरली खत्म ना हो जाए। और शुरुआत में इन लोगों को आइडिया लग गया था कि पुरानी बॉडी अब खत्म होने पर है तो उनको एक न्यू होस्ट चाहिए होगा, जिसके चलते केटी को फंसाया गया था। और टेप के अंदर हम देखते हैं कि केटी को उस ताबूत के ऊपर लटका कर डीमन को ट्रांसफर किया गया था और ऐसे ही इनका परिवार बार बार इस रिचुअल करता रहता होगा। एंड आई बिलीव कि आगे चलकर ये जिम्मेदारी लैला खलील के ऊपर आने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। खैर जब चार्ली और लरीसा टेप देख रहे होते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी केटी सेबेस्टियन को हिप्नोटाइज करती है और वेंस का दरवाजा तोड़कर अपने स्किन सेबेस्टियन के जरिए निकलवाने लगती है ताकि डीमन और पावरफुल हो जाए।
अब वो सब पर हमला करती है और हर जगह से तूफान आने लगता है। सेबेस्टियन अपनी माँ के ऊपर ही हमला कर रहा था, जिसको वो हथौड़ा मारकर बेहोश कर देती है और चार्ली को उसकी सास पोजेशन में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। यहाँ पर बिल्कुल इविल डेड राइज और कॉन्जरिंग मिक्स वाइब्स आ रही थी। खैर अब अपनी शक्ति से केटी बुरी तरह से चार्ली को मारती है और ये भी कहती है कि अब उसको केटी के शरीर में मजा नहीं आ रहा। अब अचानक से केटी लरीसा और जाकी दोनों को दूर फेंक देती है। खैर अब तभी डालिया जाकी को होश आता है और तभी जाकी के गले में लरीसा की माँ अपने मुंह से एक स्कॉर्पियन निकाल कर डाल देती है और स्कॉर्पियन उसके गले में छेद कर देता है, लेकिन किसी तरह से जाकी हिम्मत करके अपने गले से बिच्छू को निकाल कर दूर फेंक देती है और खून को रोकती है, लेकिन उसके वोकल कॉर्ड काफी खराब हो गए थे। तभी चार्ली जो होता है वो केटी को हक कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और डालिया जाकी को इशारे से कहता है कि उसको रिचुअल चैंट याद है तो वो उसको कर दे और अब डीमन को उसके अंदर कैद करना पड़ेगा। एस केटी को बचाने का यही एक तरीका था। अब जाकी को चैंटिंग याद थी और अपने गले में उंगली डालकर वो चैंटिंग शुरू करती है और फैमिली की मदद से डीमन को केटी से निकालकर चार्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि केटी फाइनली बच गई थी। यहाँ पर चार्ली ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था अपनी बेटी के लिए और अब चार्ली ने अपने सर से वो कलंक मिटा दिया जो कि सबने उसके ऊपर लगाया था और उसको बस एक मौका चाहिए था अपनी बेटी को बचाने का और उसने अब एक पल नहीं सोचा और उसने खुद को अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। खैर अब हम देखते हैं कि केटी रिकवर हो गई थी और उसकी उम्र जो थी वो 16 साल की थी, क्योंकि जब वो गायब हुई थी वो 8 साल की थी और आज 8 साल बाद मिली है। खैर चार्ली को अब बेसमेंट के अंदर कॉफिन जैसे बक्से में बंद कर दिया गया था, जहां पर वो मोर्स कोड के जरिए अपनी बेटी और फैमिली को आई लव यू टैप करता है, यानी कि उसकी हिम्मत डीमन से काफी ज्यादा थी। खैर केटी भी सेम चीज टैप करती है। खैर अब हम देखते हैं कि केटी डीमन से आजाद हो गई थी और धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही थी। वो अपने भाई बहनों के साथ में गेम्स भी खेलती है जो कि वो बचपन में खेलती थी, यानी कि सेबेस्टियन के साथ में। खैर अब कुछ वक्त के बाद में लरीसा जो होती है वो जाकी को कॉल करती है और ये कहती है कि चार्ली के बारे में कुछ बात करनी है। तभी टू आवर शॉक कायरो के अंदर मैजिशियन अभी भी जिंदा थी और जेल के अंदर बंद होती है। उसको एक नर्स आकर रोज ट्रीट करा करती थी, लेकिन तभी एक दिन लरीसा नर्स के रूप में आकर उसको सेडेटिव दे देती है और यहाँ पर जाकी भी उसके सेल में आ गई थी और तभी वहाँ पजेस्ड हुए चार्ली को लाया जाता है। जाकी ये कहती है कि अब मैजिशियन को याद हुआ कि क्या ही होने वाला है, क्योंकि उसने जो किया था वो हो सकता है कि दुनिया के लिए सही हो, लेकिन उसने जो पाप किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, यानी कि जो जरिया चुना वो गलत था। केटी को चुनना बिना ये सोचे कि उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि हर परिवार के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होता है और उसके लिए अब उसको सजा मिलेगी। और अब बस जाकी जो होती है वो रिचुअल चैंटिंग शुरू करती है ताकि चार्ली को आजाद किया जा सके और मैजिशियन को इस डीमन के लिए सैक्रिफाइस किया जा सके। मैजिशियन को सेडेटिव इसलिए दिया गया था ताकि वो कुछ भी ना कर पाए और बस फाइनली डीमन को अब मैजिशियन के अंदर कैद कर दिया जाता है। इसी के साथ में ली क्रॉनिन्स द ममी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ली क्रॉनिन्स द ममी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेटेस्ट 2026 की अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। अब देखो ये जो मूवी है वो इविल डेड राइज और कॉन्जरिंग फिल्म के मेकर्स ने ही मिलकर बनाई है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। मूवी के अंदर आपको समय समय पर कॉन्जरिंग वाइब्स मिलेंगी, समय समय पर आपको बिल्कुल इविल डेड राइज वाला फील मिलेगा। जैसे कि केटी जब व्हील चेयर पर होती है और वो हवा में उड़ने की कोशिश कर रही होती है तो वो पार्ट 1 कॉन्जरिंग का बिल्कुल रूप था। जैसे कि बैथशेबा जो होती है वो हवा में उड़ने की कोशिश कर रही थी, सेम बिल्कुल वही चीज होती है। और जब हमको इविल डेड राइज जैसा फील होता है तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर एक साथ कई सारे लोगों को परेश करना इविल डेड राइज मूवी के अंदर हुआ था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और नज़्म इरेनियन जो डीमन है वो भी इस तरह का डीमन था जो कि अपने कर्ज को फैलाता रहता है। और पर्सनली बात करूं तो ये मूवी भूत बंगला मूवी से काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी बढ़िया थी। यहाँ पर द ममी मूवी को एक तरीके से नया रूप देने की कोशिश करी गई है, रीलिव करने की कोशिश करी गई है पुराने मोमेंट्स को, जो कि काफी बेहतरीन है। इमोटेप के मुंह से जो यहाँ पर कीड़े निकलते हैं उसका भी रेफरेंस दिया गया था, जो कि काफी अच्छा था। मतलब कि जब इसका ट्रेलर आया था मुझे इससे काफी एक्सपेक्टेशन थी और ये मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है। काफी बढ़िया फिल्म है, आप इसको जाकर जरूर देखना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा दी है, सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है। और इस मूवी के अंदर कोई भी मिड क्रेडिट सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है और इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो एक स्टैंड अलोन फिल्म है, इसको यहीं पर खत्म कर दिया गया।